में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आने वाली है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली नानी सर का जो बुक है इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। इस बुक में 1 to 5 जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, इस बुक में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। जो हम लोग ज्योग्राफी प्रश्न अभी देख रहे हैं, पिछला वीडियो अगर हमारे हिस्ट्री का नहीं देखें तो जा करके हमारे पिछले वीडियो देख लें। अभी हम लोग ज्योग्राफी का सेशन चला रहे हैं जो भी पीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। हम लोग ज्योग्राफी बहुत जल्द ही पूरा कंप्लीट करवा लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे 1200 प्रश्न इस बुक में दिया हुआ है। हम लोग अभी तक 251वां प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। 1 से 251वां प्रश्न अभी तक हम लोग कर चुके हैं। आप हमारे अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो जा करके हमारे पिछले वीडियो देख लें, वहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग 251वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए हम लोग 251वां प्रश्न आज देखते हैं क्या कह रहा है। 251वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है। प्रश्न 251वां है, मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 18/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आया था। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर के वहाँ पिछला वीडियो देख लें। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों मिल जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैं प्रश्न फिर से बतला देता हूँ। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है, कहाँ है, यही प्रश्न आया था। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 18/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य से है। हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। समरी है कि मेलघाट रिजर्व महाराष्ट्र अमरावती जिले में स्थित है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं समरी में, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र अमरावती जिले में स्थित है। 1974 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा 1974 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1974 ईस्वी में अभयारण्य घोषित किया गया था। याद रखिएगा यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973-74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्य में से एक था। चलिए मैं आप लोगों को बतला देते हैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बन करके आ रही है। प्रश्न यहाँ पे फिर से आप देख लीजिएगा कौन सा प्रश्न आया था। 251वां प्रश्न यहाँ पे आया था कि मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है, कौन सा राज्य में, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में। यहाँ पे देखिएगा मेलघाट रिजर्व कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा जिला में है, तो अमरावती जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1974 ईस्वी में। किसकी स्थापना हुआ था, तो याद रखिएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे हम लोग 252वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 आने से पहले मैं आप लोगों को 1200 प्रश्न पूरा क्लियर करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप हमारे चैनल पे बने रहें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर नहीं कर सकते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। बस इतना होगा कि हमें मोटिवेट हो जाएंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। 252वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। हिमालय भूरा भालू, ईसाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी किसका उदाहरण है। देखिए प्रश्न क्या आया था 252वां, फिर से पढ़ देते हैं। हिमालय भूरा भालू यहाँ पे आया था। हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तान लोमड़ी किसका उदाहरण है। दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, लघु प्राप्त प्रजाति, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ प्रश्न पूछा हुआ है, तो बीपीएससी टीआरई 2 10/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ प्रजाति। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए हिमालय भूरा भालू, यहाँ पे देखिए हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजातियों का उदाहरण है। याद रखिएगा दुर्लभ प्रजातियों के जीवों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों को सक्रिय से छोटी प्रजातियों होगा लुप्त प्राय कमजोर श्रेणी के आने लगती है, इसलिए इनके संरक्षण की विशेषता आवश्यकता है। चलिए देख लीजिए कौन सा प्रश्न मैं बना करके बतला देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। देखिए हिमालय भूरा भालू,
याद रखिएगा एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी और दुर्लभ प्रजातियां के उदाहरण हैं। अगर आ जाए प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्रजातियां दुर्लभ प्रजातियां हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन सा, भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसी और यहाँ पे राजस्थानी लोमड़ी, ये जो दुर्लभ प्रजातियां का उदाहरण माना जाता है। चलिए आगे 293वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। आगे देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। ऑर्गन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 10/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का दिया हुआ है। जो बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। बोर्ड का जितना भी प्रश्न आता है वो बार बार दोहराया जाता है। आप इस पूरा 1200 प्रश्न देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होगा। हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न फिर से बतला देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए देख लेते हैं इसका समरी हम लोग क्या कह रहा है। वायु होगा, वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। याद रखिएगा वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। समान रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड इत्यादि गैसों का प्रमुख वायु प्रदूषक है। ऑक्सीजन, आर्गन प्राकृतिक रूप से वायु में भाग है, अतः सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रमुख वायुमंडलीय गैस है। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत सारा निकल करके आ रही है, देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला प्रश्न मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, याद हो जाएगा। देखिए इसमें से कहा है तो वायु प्रदूषण में वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से कौन कौन सी जो गैसें हैं जो वायुमंडल के लिए हानिकारक हो जाएगी, तो याद रख लीजिएगा कौन सा, तो यहाँ पे बतला देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पहला याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस याद रखिएगा, सल्फर के ऑक्साइड गैस याद रखिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस और लेड इत्यादि वायु या प्रदूषण के लिए वायुमंडल में हानिकारक होती है, याद रखिएगा। प्रश्न कैसे आ सकती है, इनमें से कौन वायु प्रदूषक गैस है, ये भी प्रश्न आ सकती है। तो याद कर लीजिएगा कौन कौन सी गैस यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा इनमें से कौन वायु प्रदूषक गैस नहीं है, ये भी प्रश्न आएगा। तो याद कर लीजिएगा, बढ़िया से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आगे। 294वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आया था, देख लीजिए 294वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को, यहाँ पे देख लीजिएगा, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 8/12/2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बतलाइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार हो जाएगा। चलिए देख लेते प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा के दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा बिहार। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। बिहार राज्य में रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस उद्देश्य में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता करना है। चलिए प्रश्न बना करके बतला देते हैं, याद कर लीजिएगा क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि बिहार राज्य में, यहाँ पे देखिए रक्षाबंधन यानी पर्व को सुरक्षा वृक्ष दिवस के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिहार राज्य में, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है रक्षाबंधन पर्व को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वृक्ष सुरक्षा दिवस का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूक पैदा करना। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। 295 प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 295 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जैव नवीकरणीय पदार्थ नहीं है। याद कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीकरण पदार्थ नहीं है। लकड़ी, रुई, एल्युमिनियम, पतरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 18/12/2023 पेपर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम पतरी। आगे देख लेते हैं समरी क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। 1200 प्रश्न पूरा कंप्लीट करवाना है मेरे को। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा,
तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। लकड़ी, रुई, कपास जैव नवीकरणीय पदार्थ है। एल्युमिनियम, पतरी जैव नवीकरणीय पदार्थ नहीं है। देखिए इसमें से याद कर लीजिएगा कौन सा प्रश्न बन करके आ सकती है आगामी आने वाले TRE 4 के लिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न बना करके मैं बतला देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि जैव नवीकरणीय पदार्थ कौन कौन से, तो याद रखिएगा लकड़ी, रुई, कपास ये सब कैसा है, तो जैव नवीकरणीय पदार्थ है, याद रखिएगा। और एल्युमिनियम, पतरी जैव नवीकरणीय पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। जैव नवीकरणीय पदार्थ कौन सी, तो लकड़ी, रुई, कपास जैव नवीकरणीय पदार्थ है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे जैव नवीकरणीय ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों यानी प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी, रुई, कपास ये सब जैव नवीकरणीय पदार्थ है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 256वां प्रश्न क्या कह रहे हैं। 256वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। देखिए अच्छा प्रश्न आया था। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं सर्वाहारी। चलिए बी में देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। एक हो गया सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और हो जाएगा एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 2 9/12/2023 पेपर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी प्रश्न क्या था, तो यहाँ पे देख लीजिए 256वां प्रश्न था कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे क्या कहते हैं। तो आंसर है यहाँ पे देख लीजिए उसको क्या कहते हैं, जो मांसाहारी खाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मांसाहारी। चलिए देख लेते हैं इसका समरी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे समरी है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है वो कहता है कॉर्निवोर यानी मांसाहारी कहलाता है, याद रखिएगा। सर्वाहारी वह जीव है जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं, याद रखिएगा। शाकाहारी वे जानवर हैं जिनका प्राथमिक भोजन का स्रोत पौधा पर आधारित है। चलिए प्रश्न बना करके बतला देते हैं, याद कर लीजिएगा। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मांसाहारी। मांसाहारी का दूसरा नाम यहाँ पे देख लीजिएगा कॉर्निवोर, इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। कॉर्निवोर किसको कहते हैं, तो मांसाहारी को, दोनों याद रखिएगा आप। यानी कहने का मतलब है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाएगा उसको क्या कहेंगे, तो मांसाहारी, जिसको कार्निवोर कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। सर्वाहारी जीव किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा पौधा और जानवर दोनों को खाएगा। यानी एक तरफ से पौधा हो जाएगा, यानी पौधा और जानवर कौन सा, तो पौधा और जानवर जो दोनों खाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो सर्वाहारी, याद रखिएगा सर्वाहारी कहेंगे। पौधा और जानवर दोनों खाएगा उसको सर्वाहारी कहेंगे। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक और प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि शाकाहारी, यहाँ पे देख लीजिएगा शाकाहारी जानवर है जिनका प्राथमिक भोजन का स्रोत पौधे पर आधारित होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा सर्वाहारी। चलिए आगे देख लेते हैं 257वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है। यानी जो प्रश्न आया था, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न था। आप इस प्रश्न से अनुभव लगा सकते हैं कि हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए BPSC TRE 4 के लिए। अगर आप हमारे पूरा वीडियो 1200 अगर प्रश्न का देख लेते हैं तो हमको लगता है जहां तक कि TRE 4 आने से पहले अगर देख लेते हैं तो TRE 4 का जो क्वेश्चन आएगा बहुत सारा काफ़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बुक में BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों का दिया हुआ यानी पूछा हुआ प्रश्न है। और ऐसे भी कहा जाता है कि बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट, नंदा देवी, अरावली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC TRE 3 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। समरी क्या है, तो इनको पूरा हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वह जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट हैं, याद रखिएगा। यहाँ जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट है। हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड, याद रखिएगा।
कौन सा है, तो 4 हॉटस्पॉट का नाम याद रखिएगा। एक हो जाएगा हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और एक हो जाएगा सुंदरलैंड, याद रखिएगा। आगे देख लेते क्या कह रहा है। इन हॉटस्पॉट में अनेक स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अधिकांश पर्णपाती वनों और वर्षा वनों के कवर करते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है होगा, तो सुदालैंड हॉटस्पॉट दक्षिण पूर्व भारत के पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण में होगा, बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है। 2013 में क्या यहाँ पे डाटा आया, तो याद रखिएगा 2013 में सुंदरलैंड में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हो गया था बायो रिजर्व घोषित किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए हिमालय के पूर्वोत्तर भारत, भूटान, नेपाल, मध्य और पूर्व का भाग शामिल है, याद रखिएगा हॉटस्पॉट। यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा 4 हॉटस्पॉट है जैव विविधता के लिए, तो बतला देते हैं फिर से। हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड, याद रखिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न आया था इसे यानी सुंदरलैंड को कब दिया गया था, तो 2013 में बायो रिजर्व घोषित कर दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा प्रश्न आगे देख लेते हैं। यहाँ पे और दिया हुआ है, याद रखिएगा। इंडो बर्मा क्षेत्र इकाइन दाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी यहाँ पे डाटा आप देख लीजिएगा। इंडो बर्मा इतना किलोमीटर की दूरी तक फैला है। वह क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन दक्षिण के भाग तक फैला है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है इंडो बर्मा क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो याद रखिएगा होगा था पूर्वी राज्यों में कौन सा, तो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन दक्षिण होगा तब भाग तक फैला है। आगे 298वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए केरला की सात घाटी जिसको साइलेंट वैली संरक्षित है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रश्न बन करके आती है। केरला की सात घाटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट वैली, याद रखिएगा। आगे देखिए केरला की सात घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है, क्यों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बतला देते हैं। कह रहा है इसमें पौधा और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, मिट्टी खनिजों से भरपूर है। आगे देख लेते हैं सी में क्या है। कह रहा है कि कृषि प्रजननों के लिए भूमि क्षेत्रों का बड़ा पैमाना पर उपयोग किया जाता है। डी में हो जाएगा एक से अधिक, ई में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं यहाँ कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। मैं फिर से आप लोगों को प्रश्न बतला देते हैं। केरला की सात घाटी जिसको साइलेंट वैली कहते हैं संरक्षित क्यों है, तो याद रखिएगा इसमें पौधा और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए साइलेंट वैली को संरक्षित किया गया है। चलिए इसका समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। केरला की शांत वैली यानी केरला की शांत वैली अपने अद्वितीय और विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के कारण संरक्षित है, जो पौधे और जानवरों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां का एक घर है। 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र जंगलों को आरक्षित क्षेत्र तथा 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। चलिए देखिए प्रश्न बना करके बतला देते हैं, याद कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन कर आ रही है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो याद रखिएगा केरला में। दूसरा देख लेते हैं कौन सा प्रश्न यहाँ पे है, तो साइलेंट वैली क्यों जाना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, तो पौधों और जानवरों को दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों का एक घर है, कौन, तो साइलेंट वैली जो केरला में स्थित है। आगे देखिए 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र को जंगल को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था, यानी साइलेंट वैली को जंगल को आरक्षित वर्ग कब घोषित किया गया था, तो 1914 में, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1984 में। किसको, तो साइलेंट वैली को, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 299 प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देखते हैं 299 प्रश्न क्या कह रहा है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष होगा था NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। चलिए फिर से प्रश्न बतला देते हैं पढ़ करके। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। 2010 में, 2011 में, 2012 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप बतलाइएगा क्या होगा। इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। देखिए पूछा हुआ प्रश्न कहाँ है, तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग
समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, याद रखिएगा यहाँ पे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित होगा था राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन रिवोल्यूशन एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को होगा था। 2010 ईस्वी को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण संबंधित मामलों में प्रभावशाली और तत्पर निपटान करने के लिए की गई थी, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न बना करके बतला देते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को। एनजीटी अधिनियम कब बना था, तो 2010 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आज हम लोग 300 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। हम लोग ज्योग्राफी का सेशन चला रहे हैं, याद रखिएगा। किसका, तो ज्योग्राफी का। हिस्ट्री कर चुके हैं। अभी तक हम लोग 20 वीडियो देख चुके हैं, बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे पिछले वीडियो को हमारे चैनल पे देख लें, वहाँ आप लोगों को सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इसलिए करने के लिए आपको बोल रहे हैं ताकि आपको मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए 300 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानों यानी NC2 संरक्षण अधिनियम में शामिल नहीं है। चलिए देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा इस प्रश्न से कि हमें कैसी तैयारी करना चाहिए। जो आने वाले TRE4 आगामी जो परीक्षा है इनके लिए कैसे हमें तैयारी करना चाहिए, इस प्रश्न से अनुभव मिल जाएगा। अगर हमारे इस वीडियो को अगर अच्छे से 1200 प्रश्न देख लेते हैं तो आपको ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न TRE4 के लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए क्या कह रहा है, मैं प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा होगा स्थानों होगा C2 संरक्षण अधिनियम में शामिल नहीं है। यहाँ पे प्रश्न नहीं के बारे में पूछा है, याद रखिएगा। वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न होगा C2 संरक्षण के अधिनियम में शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा वनस्पति उद्योग। यानी कहने का मतलब है कि C2 संरक्षण अधिनियम में शामिल नहीं है, तो वनस्पति। अगर शामिल है तो कौन कौन सा, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, ये सब C2 संरक्षण अधिनियम में शामिल है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे नहीं आया था, तो कौन होगा, तो वनस्पति उद्यान। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वस्थाने तथा होगा C2 प्रकार की संरक्षण पद्धतियां प्रजातियों के लिए उनको प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बना करके संरक्षित किया जाता है, याद रखिएगा। यानी आवास बना करके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, याद रखिएगा C2 प्रकार की संरक्षण पद्धति प्रजातियां को। आगे देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कहने का मतलब है कि C2 जो है संरक्षण पद्धति में किसको शामिल किया गया, तो याद रखिएगा इनके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वायु रिजर्व आदि आते हैं। जबकि प्रस्थाने X2 प्रकार के संरक्षण प्रजातियां प्राकृतिक आवास के बाहर निकल कर के विशेष क्षेत्र स्थान पर रखा जाता है, याद रखिएगा, यहाँ जहां उनकी रक्षा और देखभाल की जा सकती है। इसके अंतर्गत प्राणी उद्योग, वनस्पति उद्योग और वनजीव होगा, वनजीव सफारी पार्क, जीन बैंक, जीव बैंक आदि आते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे 301 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 351वां प्रश्न, 301 प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है शुष्क भूमि से। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, आर्द्र भूमि से, वन से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि। प्रश्न देख लीजिए कौन सा प्रश्न आया था। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, तो याद रखिएगा आर्द्र भूमि से। हम लोग देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ तक बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछ चुका है, दरोगा में भी आया था ये प्रश्न। जब हम दरोगा का बहाली परीक्षा हम दे रहे थे, जो बहाली आया था, तो ये प्रश्न आया था। देख लीजिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा।
कौन सा? तो आर्द्र सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, रामसर सम्मेलन, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के शहर रामसर में हुई थी, याद रखिएगा, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किया था। चलिए इससे प्रश्न बन करके आ रही है, मैं आप लोगों को बतला देते हैं, याद रखिएगा। पहला प्रश्न तो यही है कि रामसर सम्मेलन किसके लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। आगे देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन जो है पहली बार संधि जो हुआ था 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ईरान में, ईरान के शहर में हुआ था। रामसर एक जगह है, इसलिए उसका नाम रखा गया रामसर सम्मेलन, याद रखिएगा 1971 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे भारत कब हस्ताक्षर किया था इस पर, तो याद रखिएगा इस संधि पर 1 फरवरी 1982 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा 71, यहाँ पे 71, कितना और जोड़ दें कि 82 हो जाए। ये 2 फरवरी और 1 फरवरी, तो यहाँ पे 71 और 9 कितना हो गया, 71 और 9 80 और 2 82, यानी 11 साल के बाद भारत हस्ताक्षर कर लिया था इस पे, किस पे, तो रामसर सम्मेलन पे, याद रखिएगा। चलिए आगे 302 प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी होगा, तो शुष्कता रंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है। चलिए प्रश्न फिर से बतला देते हैं पढ़ करके। निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कतारंभी अनुक्रमण के आगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। लाइकेन, मनुष्य, जड़ी बूटी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाइकेन। हम लोग देख लेते हैं समरी क्या कह रहा है। कह रहा है शुष्क के प्रारंभिक अनुक्रमण के अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है, याद रखिएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कहने का मतलब है लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है शुष्कताम्भी अनुक्रमण शुष्क यानी भूमि के रूप में होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए समशुष्क स्थिति प्राप्त होने तक जारी रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 203 प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए 203वां प्रश्न क्या कह रहा है। 303वां प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, क्या आया था प्रश्न, देख सकते हैं। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत, एक से अधिक, और इनमें से क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है, शिफ्ट 2 का। देखिए कौन सा, तो इसका आंसर बतलाइएगा। क्या बोल रहा है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत कहाँ है, तो इसको बतलाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं सी। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा, तो धान की खेती में मीथेन मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 इस बुक में सारा प्रश्न पूछा हुआ है। जो बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जा करके हमारे पिछले वीडियो देख लें। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का दोनों प्रश्न मिल जाएगा। अभी ज्योग्राफी हम लोग सेशन चला रहे हैं। 337 प्रश्न ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लेंगे हम लोग कुछ ही दिनों में। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस चालू करेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए यहाँ पे हम लोग समरी देख लेते हैं। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्प में सी विकल्प नहीं है, सही है, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि धान के खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा। कौन सा खेती, तो धान की खेती के लिए मीथेन का मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला, गैस निष्कर्षण, प्रसरणकरण प्रक्रिया के दौरान और जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से निकलती है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा गया है। कौन सा प्रश्न पूछा गया कि धान की खेती में कौन सी गैस मुख्यतः का स्रोत माना जाता है, तो याद रखिएगा CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, तो मीथेन, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से किया जाता है कौन सी गैस, तो याद रखिएगा यहाँ पे मीथेन गैस। कौन कौन सी, तो देख सकते हैं मीथेन गैस, तेल गैस होगा, तो कोयला
और गैस के निष्कर्षण के प्रसंस्करण के दौरान किया जाता है। चलिए हम लोग 304 प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। SO2 वायु प्रदूषक सूचक होता है। देखिए प्रश्न आया था यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, SO2 प्रदूषण सूचक सूचित होता है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। आर्किडीज के द्वारा, मैंग्रोव के द्वारा, लाइकेन के द्वारा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाइकेन के द्वारा, यानी SO2 प्रदूषण सूचित होता है किसके द्वारा, तो लाइकेन के द्वारा। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। समरी क्या है कि SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषक का एक महत्वपूर्ण कारक है। याद रखिएगा SO2 किसका है, तो वायु प्रदूषक का महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। याद रखिएगा लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है। जो लाइकेन है वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं। याद रखिएगा, इसलिए उन क्षेत्र को नहीं पाए जाते हैं जहां SO2 की सांद्रता अधिक होती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 305वां प्रश्न, देखिए यहाँ पे प्रश्न आया था कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। यहाँ पे 305 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य अवस्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 का शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या आया था, तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे प्रश्न में आंसर नहीं दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है सलीम अली पक्षी अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में है। याद रखिएगा सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के पक्षी, कौन सी, तो दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञान सलीम अली के नाम से रखा गया। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न कौन सा, तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा गोवा में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो गोवा में, गोवा राज्य में स्थित है। यह दुर्लभ प्रजाति के पक्षी के लिए जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है सलीम अली पक्षी अभयारण्य सलीम अली के नाम पर ही रखा गया। भारतीय पक्षी विज्ञान सलीम अली। आपसे अगर प्रश्न आ जाएगा कि सलीम अली का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा तो क्या से है, तो भारतीय पक्षी विज्ञान सलीम अली जो है नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। 306 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे देखिए IUCN मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न आया था IUCN मुख्यालय कहाँ है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड में। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। 306 का कह रहा है IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा पौधे और जानवरों को संरक्षण के वगैरह संबंध में रेड लिस्ट जारी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रेड लिस्ट कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा IUCN मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने कौन क्या जारी करता है, तो रेड वो कहता है लिस्ट जारी करता है। याद रखिएगा। आगे देखिए दूसरा प्रश्न बना करके बतला देते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी दुनिया का जो प्राकृतिक की स्थिति को संरक्षित करने वाला कब स्थापना किया गया था, तो याद रखिएगा 1948 ईस्वी में। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा। आगे यहाँ प्रश्न एक और है, यहाँ पे फिर से बतला देते हैं। रेड लिस्ट कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण। चलिए 307 प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 307वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने प्रतिशत यानी ऊर्जा अवशोषित होता है। यानी प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। 5%, 10%, 15%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। ये आप लोगों के लिए मैं HW दे रहा हूँ। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आप जवाब देते हैं तो हमें मोटिवेशन हो जाते हैं। आप लोगों के लिए मैं वीडियो
डेली इसी तरह ला करके देता हूँ। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आज के लिए मैं यहाँ तक ही प्रश्न को समाप्त करते हैं। कल हम फिर 308 प्रश्न लेकर के आएंगे और हमारे चैनल पे आप बने रहें। मैं आप लोगों को पूरा 1200 प्रश्न पूरा क्लियर करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें। 307 का आप लोग होमवर्क दिए हैं, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर नहीं देखें हमारे पिछला तो जा करके हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का हमारे चैनल पे देख लें। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। चलिए आज के लिए यहाँ तक वीडियो समाप्त करते हैं। इसके लिए धन्यवाद।